रीबर्थ टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। एपिसोड 10। खुराना एंटरप्राइजेस। क्या कह रही थी तुम? मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। और तुम्हें सुना सुना कर मुझे अब आदत सी पड़ गई। राइट। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की तंज भरी बात सुन रात्रि का चेहरा रोनी जैसा हो गया। जब वह उस सीनियर ऑफिसर से चिल्लाते हुए बात कर रही थी तब सर्वाक्ष ने उसे डांटने को हुआ था, उसे कुछ समझाना चाह रहा था लेकिन उसकी महान बीवी ने उसे बदले में ताना मारते हुए उसका मुंह बंद करवा दिया था। सर्वाक्ष एक तक रात्रि को ही घूर रहा था, तभी रात्रि रूंधली सी आवाज में सर्वाक्ष से बोली, अक्ष आई डोंट वॉन्ट टू गो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसे वैसे ही घूरता रहा। ये देख रात्रि चिढ़ गई। वो गुस्से से बोली, अक्ष आप मेरे साथ इतना क्रूएल कैसे हो सकते हैं? मैं आपके लिए तो यहाँ लड़ रही थी। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का एक आईब्रो रेंज हुआ। वही रात्रि उसे इग्नोर कर उस सीनियर ऑफिसर के पास जाकर बेहद स्वीट सी आवाज में बोली, पुलिस अंकल, आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि मेरा पूरा दिन पुलिस स्टेशन में ही गुजरे, प्लीज मुझे छोड़ दो। रात्रि का स्वीट सा आवाज सुन वह ऑफिसर थोड़ी देर रात्रि को घूरा। थोड़ी देर पहले ये लड़की कितना चिल्लाते हुए उस पर ही रौब दिखा रही थी और अब बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गई थी। वह ऑफिसर बेहद सख्ती से बोला, इट्स आवर ड्यूटी मिसेस खुराना, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बोलते हुए वह सीनियर ऑफिसर अपने कांस्टेबल्स को कुछ इशारा किया तो वह दोनों आगे आकर रात्रि के हाथ में हथकड़ी पहनाने लगे। रात्रि का चेहरा एकदम से छोटू सा हो गया था। वह अपना सर घुमाकर सर्वाक्ष को देखने लगी। तभी सर्वाक्ष उसके बेहद करीब आकर धीमी आवाज में उससे कहा, तुम अभी इनके साथ जाओ, मैं आता हूं। रात्रि ने बस अपना सर हिला दिया। रावी और युवान के साथ ही रात्रि को भी वहां से ले जाने लगे कि तभी रात्रि रुककर सारे रिपोर्टर्स को बेहद गुस्से से घूरते हुए धमकी देते हुए बोली, अगर आप लोगों ने मेरे पति के बारे में कुछ भी बकवास लिखने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको पीट पीट कर कुचुम्बर बना दूंगी। रात्रि की धमकी सुन सारे रिपोर्टर्स का एक साथ मुंह बन गया और वह सब एक दूसरे को देखने लगे। वह सीनियर ऑफिसर रावी, रात्रि और युवान को वहां से ले चला गया। उनके जाते ही सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से सर्द हो गया। वह रवीश से कहा, रवीश जल्दी से जमानत के कागजात तैयार करो। रवीश ने कहा, भाभी ने जैसे ही उस ऑफिसर पर हाथ उठाया था तभी मैंने बेल के पेपर्स और वकील दोनों ही रेडी कर रखा है। सर्वाक्ष अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाते हुए वहां से बाहर चला गया। वही उसके पीछे ही रवीश भी चला गया। रिपोर्टर्स भी एक एक कर वहां से सारे गायब हो गए थे क्योंकि उन्हें अब तक बहुत ही मसालेदार खबर मिल चुके थे। ऑफिस में सिर्फ अब एम्प्लॉयज ही बचे हुए थे। प्रियांश का मेंशन। प्रियांश और उदय इस वक्त न्यूज चैनल में शो हो रही सर्वाक्ष खुराना, रावी और युवान से जुड़ी न्यूज ही देख रहे थे। रावी और युवान की बेवकूफी देखकर प्रियांश का गुस्सा ही बढ़ रहा था और वह बार बार गुस्से से उदय को भी देख रहा था क्योंकि उसने कल रात उदय से कहा था कि सुबह तक रावी और युवान का मर्डर हो जाना चाहिए, लेकिन उदय इसमें नाकामयाब हो चुका था क्योंकि वह उन दोनों पर हमला करता उससे पहले ही वह दोनों पुलिस स्टेशन चले गए थे। वैसे रावी और युवान को खबर नहीं था कि प्रियांश उन्हें मारने का ऑर्डर दिया है। वह दोनों बस रात्रि और सर्वाक्ष को अलग करने में तुले हुए थे और कब वह रात्रि और सर्वाक्ष के जाल में फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला था। वहीं दूसरी तरफ रिजुल ठाकुर और एकांश भी एक टक न्यूज को ही देख रहे थे। उनके ही ऑर्गेनाइज किए हुए पार्टी में रावी और युवान ने ये सब प्लान किया था। उन्हें बस न्यूज से ही पता चला गया था। पुलिस स्टेशन। पुलिस अंकल। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि, रावी और युवान तीनों को इस वक्त एक ही सेल में बंद किया गया था, लेकिन रात्रि के हाथों में से हथकड़ी को निकाल दिया था। वहीं रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर एक तक उस सीनियर ऑफिसर को देखते हुए बार बार उसे आवाज लगा रही थी। वही वह सीनियर ऑफिसर पूरी तरह चिढ़ गया था क्योंकि रात्रि ने उसे 20 मिनट के सफर में कम से कम 500 बार तो उसे अंकल कह चुकी थी। वह सीनियर ऑफिसर इस वक्त रात्रि को ही घूर रहा था। तभी रात्रि बोली, प्लीज मुझे दूसरे सेल में डाल दीजिए, मैं इनकी तरह कोई अपराधी नहीं हूं। लास्ट लाइन बोलते हुए रात्रि बेहद नफरत से रावी और युवान को देखने लगी। वही उसकी बात सुन रावी और युवान की हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। रावी और युवान दोनों भी उसे बेहद नफरत से देख रहे थे क्योंकि रात्रि की वजह से ही वह दोनों अब यहां तक आ पहुंचे थे। उन्हें तो अब यह भी उम्मीद नहीं था कि अब वह दोनों वहां से निकल भी पाएंगे। रात्रि की बात सुन वह सीनियर ऑफिसर एक नज़र रावी और युवान को देखा, फिर रात्रि से कहा, देखिए मिसेज खुराना, उनके हाथों में अभी भी हथकड़ी पहना हुआ है,
वे आपको कुछ नहीं करेंगे और प्लीज आप ये बार बार मुझे अंकल कहना बंद करिए, इट्स सो इरिटेटिंग। वह सीनियर ऑफिसर मिडिल एज का भी नहीं था, बस सर्वाक्ष से 2-3 साल तक का ही बड़ा था। एल तो उसे रात्रि का अंकल कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही रात्रि का तो अब मुंह बन गया था। एल वह मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्कोर ठीक है ओल्ड मैन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैन, क्रोध। उस सीनियर ऑफिसर ने दांत पीसते हुए रात्रि को देखने लगा। ओल्ड मैन शब्द तो उसे अंकल से भी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। रात्रि बोली, अंडरस्को मुझे जाने दो प्लीज, आज मेरा जन्मदिन है और इस तरह पुलिस स्टेशन में जन्मदिन मनाना अच्छा लगेगा क्या? मैं आपको बहुत सारे कैंडी दिला दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो ओल्ड मैन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के मुंह से अब ओल्ड मैन सुन उस सीनियर ऑफिसर का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वह अपने गुस्से को अंदर ही दबाते हुए बेहद सख्ती से मगर धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को जब तक आपको जमानत नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दे सकता मिसेज खुराना, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। रात्रि ने आखिरी बार उसे मनाते हुए कहा। तभी वह सीनियर ऑफिसर उस कांस्टेबल को लाकर रात्रि के सामने खड़ा करते हुए कहा, अंडरस्को सी हिम, आपका इसे पीछे के तरफ धक्का देने से इसकी पीठ लगभग टूट गई है, गालों पर भी तुम्हारे हाथों के निशान बैठ गए हैं। रात्रि लाचारी में उस पुलिस कांस्टेबल को देखी, वह रात्रि को ही घूरते हुए खड़ा था। एल उस लड़की ने सबके उसे सामने मारा था जिससे न सिर्फ उसकी पीठ टूटी थी बल्कि उसकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ गया था। रात्रि सिल्ली स्माइल करते हुए उस पुलिस कांस्टेबल से बोली, अंडरस्को सॉरी कांस्टेबल अंकल। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। एक्सक्यूज मी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। तभी वहां सबको सर्वाक्ष का बेहद सर्द आवाज सुनाई दिया तो सबकी नजर उसके तरफ गई। वही रात्रि के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्को अक्ष इधर आएं। सर्वाक्ष उस सीनियर ऑफिसर से रात्रि की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, अंडरस्को कैन आई? उद्धरण चिन्ह। सीनियर ऑफिसर ने अपना सर हिलाते हुए सर्वाक्ष को रात्रि के सेल तक जाने का परमिशन दिया, फिर वहां से अपने चैम्बर में चला गया। वही सर्वाक्ष रात्रि के पास आकर उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि उसके दोनों हाथ को पकड़कर हल्के से उसके हथेलियों को प्रेस करते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को अक्ष लिसन टू मी, अगर आपने अभी मेरी जमानत कराई तो मैं पक्का घर जाकर आपका खून कर डालूंगी। सर्वाक्ष ने जैसे ही रात्रि की यह बात सुनी उसके आंखें छोटी हो गई। वह घूरकर रात्रि को देख बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को बी वी नो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के आंखों में अजीब से भाव थे। वह नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष प्लीज मुझे बाहर ले चलो। सर्वाक्ष उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी रात्रि उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को मुझे पूरे आधा घंटा यही रहना है अक्ष। सर्वाक्ष ने एक नजर रावी और युवान को देखा, फिर रात्रि को बेहद वार्म भरी लुक देते हुए कहा, अंडरस्को ओनली 30 मिनट्स बीवी एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम पर एक भी करो चाहे तो तुम्हें मेरे दिए हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सर्वाक्ष का लास्ट लाइन सुनकर रात्रि को थोड़ा डर सा लगा, लेकिन वह आज किसी भी हालत में अपने कदम पीछे नहीं लेने वाली थी। उसे अपने मौत का बदला हर हाल में लेना ही था। अपने पिछले जन्म में जितना दर्दनाक मौत पाई थी उसका बदला उसे युवान और रावी से लेना ही था, क्योंकि यही दोनों थे जिनकी वजह से उसने अपने पति सर्वाक्ष को डाइवोर्स दिया था। इन दोनों की वजह से ही उसे वहां पहुंचना पड़ा जहां लड़कियां का बदन को बेचकर उन पर दाम लगाया जाता था। रावी और युवान के जाल में फंसकर ही उसे क्रियाश की कैद में जाना पड़ा था, उसकी गंदी नजरों की शिकार होना पड़ा था। आखिर में वह एक दरिंदे के हाथ में लगी जिसने मौत का उसे दर्शन करा दिया था। रात्रि आज का मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह उसके बदले का अब शुरुआत था। रात्रि ने सर्वाक्ष को देखकर बस हाँ में सर हिलाया तो सर्वाक्ष वापस उस सीनियर ऑफिसर से बात करने चला गया। वही सर्वाक्ष के जाते ही रात्रि मुड़कर तिरछी स्माइल करते हुए रावी और युवान की तरफ देखने लगी। वह दोनों उसे बेहद नफरत से देख रहे थे। तभी रात्रि उनसे पूछी, अंडरस्को अपने इस नए घर में मौत के घर आकर तुम दोनों को कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। रावी अपने दांत टटोरते हुए कहा, अंडरस्को यू बाय क्रोध हाउ डरे यू? उद्धरण चिन्ह। तभी युवान ने गुस्से से कहा, अंडरस्को तुमने हमें धोखे से आज फंसाया है रात्रि। रात्रि की चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह अपने जेब से एक नाइफ निकाला, उसके कटिंग एज को छूते हुए बोली, अंडरस्को मम इट्स सो शार्प। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि फिर रावी और युवान की तरफ नाइफ को फेंकते हुए बोली, अंडरस्को सी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जैसे ही नाइफ को फेंका, युवान जल्दी से झुककर नाइफ को लेकर रात्रि के तरफ गुस्से से बढ़ गया। यू स्लू।
पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। अहे। रात्रि जोर से चिल्ला उठी। वही युवान फुर्ती से नाइफ से उसके बाजू पर हमला कर दिया था। युवान वापस से उसके गर्दन पर चाकू घोंप देता उससे पहले ही रात्रि ने उसके पैरों के बीच जोर से लात मार दिया। रात्रि उद्धरण चिन्ह। वही सेल के बाहर खड़े सर्वाक्ष उस सीनियर ऑफिसर से अभी भी बात कर रहा था लेकिन जैसे ही रात्रि ने चिल्लाया वह जल्दी से मुड़कर रात्रि की तरफ देखा, लेकिन रात्रि के बाजू में लगी हुई चाकू का कट, बहती खून देख सर्वाक्ष की मानो सांस ही अटक गए। वह जल्दी से उसका नाम चिल्लाते हुए उसके सेल के पास आया। वही वह सीनियर ऑफिसर और दोनों कांस्टेबल्स भी हड़बड़ा गए थे। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा था कि सेल में ऐसा भी कुछ होगा। वह सीनियर ऑफिसर चिल्लाते हुए अपने कांस्टेबल से कहा, अंडरस्को ओपन द सेल। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। वह कांस्टेबल भागते हुए आकर सेल का लॉक खोलने लगा। वही रात्रि का लात मारने से युवान के मुंह से जोरदार चिक निकल गया था और उसके हाथ से नाइफ भी छूटकर गिर गया था। वही रावी नफरत से रात्रि को घूर रही थी। वह फुर्ती से आकर नाइफ उठाए, फिर रात्रि के तरफ बढ़ते हुए बोली, अंडरस्को यू बिच, अब मर जाओ तुम। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। तब तक सेल का लॉक खुल गया। सर्वाक्ष जल्दी से अंदर आकर युवान को दूर तक धक्का दिया, फिर रावी तक पहुंचता उससे पहले फुर्ती से रात्रि ने अंदर आए उस सीनियर ऑफिसर का गन छीनकर रावी और युवान को शूट कर दिया। अहे। रावी और युवान करहाते हुए नीचे धड़ाम से गिर गए। वही उनके गिरते ही रात्रि गन फेंक कर डरते हुए एक कोने में जाकर सिकुड़ कर बैठ गई। वह ये सब करते हुए बहुत डर गई थी। इतना कि उसका पूरा शरीर कांप उठा था। उसकी सांसें भी अब बहुत ही भारी भारी हो चुके थे। वही सर्वाक्ष उसके पास जाकर उसे कसके अपने बाहों में भरते हुए कहा, अंडरस्को शश, मैं यही हूँ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष कसके उसे अपने गले से लगा लिया। वही रात्रि अब जोर जोर से रोने लगी थी। युवान जब उस पर हमला किया था उस पल उसे लगा था कि वह सर्वाक्ष से इस जन्म भी इतनी जल्दी अलग हो जा रही है। अपने बच्चे को जन्म दिए ही वह अब मर जाएगी, लेकिन अचानक से उसमें हिम्मत सा आ गया था। उसे अपना बदला याद आ गया था, सर्वाक्ष से किए हुए वादे याद आ गए थे। वो फुर्ती से युवान और रावी पर हमला कर दिया था। वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। वह रावी और युवान नीचे गिर पड़े थे। रात्रि ने उनके बदन में कम से कम 2-3 गोली तो घुसा ही दिया था। वही वह सीनियर ऑफिसर और दोनों कांस्टेबल्स रावी और युवान का जांच कर रहे थे, कहीं वह दोनों जिंदा तो नहीं बचे। वह दोनों वही अपना दम तोड़ दिया था। कांस्टेबल ने अपना सर नामे हिलाया तो वह सीनियर ऑफिसर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडरस्को किल्ड इन सेल्फ डिफेंस, केस को क्लोज कर दो। सीनियर ऑफिसर फिर रात्रि को देखने लगा। रात्रि पूरी तरह सर्वाक्ष के बाहों में दुबक कर बैठी हुई थी। उसके आंखों से लगातार अभी भी आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अजीब सा सुकून का लहर उसके दिल में उठ चुका था। वही सर्वाक्ष का हालत अंदर ही अंदर उसके लिए कितना खराबा हुआ है इसका अंदाजा रात्रि को नहीं था। रात्रि जितना डरी हुई उससे कहीं ज्यादा सर्वाक्ष पूरी तरह सुन्न हो गया था। रात्रि पर हुई हमला ने इसे इतना झकझोर कर रख दिया था कि वह इस वक्त कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नजर रात्रि के बाजू पर गई। युवान ने ज्यादा ही जोर से उसके बाजू पर चाकू चलाया था। वह जल्दी से अपने जेब से नैपकिन निकालकर रात्रि के बाजू में बांधा। रात्रि की नजर अभी भी रावी और युवान पर ही टिकी थी। वह फिर सर्वाक्ष को देखने लगी। पुलिस स्टेशन। सेल में खड़े सीनियर ऑफिसर इस वक्त अफसोस भरी नजरों से डर कर सर्वाक्ष के बाहों में लिपटी हुई रात्रि को ही देख रहा था। रात्रि इस वक्त इतना डर गई थी कि उसका पूरा शरीर ही कांप उठा था। वह बस सर्वाक्ष के सीने में अपना सर टिकाकर बस एक तक रावी और युवान की लाश को देख रही थी। वहीं रात्रि पर हुई हमला देखकर सर्वाक्ष तो पूरी तरह सुन्न हो गया था। अंदर ही अंदर उसका हालत रात्रि से भी ज्यादा खराब था। लेकिन बार बार उसकी नजर युवान की लाश पर जा रही थी। अगर युवान इस वक्त जिंदा होता तो उसे वह कितना दर्दनाक मौत देता, जिसका अंदाज सर्वाक्ष के अलावा किसी को नहीं था। वह बेरहम इंसान इस वक्त युवान का मौत का अंदर ही अंदर अफसोस कर रहा था। सर्वाक्ष युवान के लाश को घूरते हुए ही रात्रि के बाजू में नैपकिन बांध रहा था। क्योंकि युवान ने बहुत ही बुरी तरह से रात्रि के बाजू में चाकू भोंपा था, जिस वजह से उसके बाजू से खून बह रहा था। रात्रि भले ही इस वक्त डर कर कांप रही थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। वह अपने काम में अब कामयाब हुई थी और इससे उसके बदले का अब शुरुआत हो चुका था। रात्रि फिर सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष उसके तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसके बिना भाव के चेहरे के पीछे छुपी बेचैनी उससे कैसे छुपता। वह उसके रूह रूह में बस गई थी। तो ऐसे में उसे अपने पति का हालत कैसे समझ नहीं आता। वह धीरे से सर्वाक्ष के गाल को छूने को हुई कि तभी वह सीनियर ऑफिसर ने कहा, अंडरस्को मिस्टर खुराना, प्लीज वेट इन वेटिंग एरिया।
वी विल कॉल यू इन सम टाइम मिस्टर खुराना, आप लोग वेटिंग एरिया में थोड़ा वेट करिए, हम थोड़ी देर में आपको बुलाते हैं। सर्वाक्ष ने बस सर हिलाया, फिर रात्रि को अपने गोद में लिए सेल से बाहर चला गया। उनके बाहर जाते ही वह सीनियर ऑफिसर अपने कांस्टेबल से कहा, अंडरस्को क्लीन द बॉडीज। यस सर, बोलते हुए वह दोनों कांस्टेबल्स रावी और युवान के लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने तैयार करने लगे। वही उस सीनियर ऑफिसर को इस वक्त रात्रि के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था। रात्रि ने उससे सेल में बंद करते वक्त ही कहा था कि उसे दूसरे सेल में भेज दे, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुना था। वह ऑफिसर अफसोस भरी लहजे में बोला, अंडरस्को मुझे मिसेज खुराना की बात मानकर उन्हें दूसरे सेल में भेजता तो शायद उन पर इस तरह का हमला नहीं होता। बेचारी अब पूरी तरह डर कर ट्रोमा में गई है। मम फॉर्मेलिटी के पेपर्स लेकर आओ, उनका एक साइन लेकर फिर उन्हें जाने देते हैं। ऑक ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर के बात मानकर कांस्टेबल ने कहा, फिर कुछ फॉर्मेलिटी के पेपर्स लिए वेटिंग एरिया में उस सीनियर ऑफिसर के साथ ही रात्रि से साइन लेने चला गया। वही वेटिंग एरिया में सर्वाक्ष इस वक्त बेचैनी से रात्रि का जांच कर रहा था, कहीं रात्रि को और चोट तो नहीं लगी है। वह कभी उसके हाथ पैर देखता तो कभी गर्दन और पीठ, लेकिन रात्रि को सिर्फ अपने बाजू में ही चोट लगी थी, जहां युवान ने बेरहमी से चाकू से वार किया था। सर्वाक्ष को इतना बेचैन देख रात्रि उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष मैं ठीक। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि तभी उसे महसूस हुआ कि सर्वाक्ष का हाथ उसके गर्दन में कस गया है। रात्रि हैरानी से सर्वाक्ष को देखने लगी, वही सर्वाक्ष उसे बेहद सर्द नजरों से घूर रहा था। उसका ऑरा अचानक से इतना काला पड़ता देख रात्रि थोड़ा सहम गई। वही सर्वाक्ष ने बेहद ठंडेपन से कहा, अंडरस्को तुम्हारे नजरों में मेरे लिए और मेरे कही हुई बातों का क्या अहमियत है? आज तुमने अच्छे से मुझे समझा दिया रात्रि, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रात्रि का चेहरा एकदम से पिला पड़ गया। वह सर्वाक्ष के गाल पर हाथ रखते हुए उसका नाम बेहद बेचैनी से ली, अंडरस्को अक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसके गर्दन से अपना हाथ हटाकर उससे 2 कदम पीछे होते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है ना रात्रि? ठीक है, करो जो करना है, रहो जैसे रहना है। मेरे कुछ भी कहने से या मेरा रोक-टोक लगाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तुम्हें बस अपनी मर्जी से जीना है, राइट? रात्रि उठकर जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वाक्ष रात्रि को बेरहमी से खुद से अलग करा, फिर बेहद सख्ती से मगर धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को स्टे अवे फ्रॉम मी। सर्वाक्ष को इस तरह खुद से दूर करता देख रात्रि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसे कुछ कहने को हुई कि तभी वहां सीनियर ऑफिसर थोड़ा खांसते हुए आया। अहम अहम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए उसके और देखने लगी। सर्वाक्ष भी उस ऑफिसर के तरफ ही देखने लगा था। उस सीनियर ऑफिसर के साथ आए हुए कांस्टेबल रात्रि की तरफ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को आप इन पर साइन कर दीजिए। रात्रि ने पेपर्स लेने के बजाय सर्वाक्ष को देखते हुए उस सीनियर ऑफिसर से बोली, अंडरस्को मुझे गिरफ्तार कर लीजिए ऑफिसर, आखिर मैंने खून जो किया है। सर्वाक्ष बिना भाव के बस रात्रि के आंखों में देख रहा था। तभी रात्रि बेहद धीमी आवाज में उससे बोली, अंडरस्को मैंने आपका भी दिल दुखाया, आपकी बात ना मानकर अपनी मर्जी चलाकर गुनाह ही तो किया है। सजा की हकदार हूं, राइट? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना कुछ कहे चुपचाप रात्रि की नम आंखों में देख रहा था, लेकिन उसके हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। वही रात्रि की बात सुन वह सीनियर ऑफिसर ने कहा, अंडरस्को नहीं मिसेज खुराना, ये पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस का मामला है। वैसे भी आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए खुद को दोषी मत मानिए। बोलते हुए वह सीनियर ऑफिसर उससे पेपर्स पकड़ा देता है तो रात्रि ने कागजात पर साइन किया, फिर उस सीनियर ऑफिसर के तरफ बढ़ाई। तभी वह ऑफिसर बोला, अंडरस्को डरने की कोई बात नहीं है, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। रात्रि ने सर हिलाते हुए सर्वाक्ष को देखा। तभी सर्वाक्ष रात्रि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले चला। ध्रुव का हॉस्पिटल। ध्रुव, आपने न्यूज देखा? उद्धरण चिन्ह। मीरा हड़बड़ी में ध्रुव के चैम्बर में घुसते हुए बहुत ही परेशान भरी आवाज में बोली। ध्रुव अपने रिवॉल्विंग चेयर को इधर उधर घुमाते हुए एक टक सीलिंग को घूरते हुए किसी सोच में गुम था। मीरा का सवाल सुन वह बिना मीरा के तरफ देखे ही कहा, अंडरस्को मम। ध्रुव को इतना शांत देख मीरा थोड़ी देर उसे घूर कर देखी, फिर उसके करीब जाते हुए बोली, अंडरस्को फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर ध्रुव? उद्धरण चिन्ह। तभी ध्रुव मीरा को अपने करीब खींचते हुए कहा, अंडरस्को क्योंकि अब प्रॉब्लम हल हो गई है मेरी जान।
ध्रुव का इस तरह करीब खींचने से मीरा सीधे उसके सीने से जा लगी थी। वह अपना सर ऊपर कर ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव उसके कमर को हल्के हल्के से दबाते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब झुक रहा था। उसे ऐसे करीब देख मीरा का गला सूखने लगा। वह अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए उससे अलग होने को हुई कि तभी ध्रुव उसके टुडी को पकड़कर उसके निचले होंठों पर हल्के से फूंका। मीरा की बदन में एकदम से सिहरन सा दौड़ गया। वह कसके ध्रुव का शर्ट पकड़कर अपने थूक निगलते हुए बोली, अंडरस्कोर डॉक्टर ध्रुव मीरा की बात उसके गले में ही अटक गए। वही ध्रुव मीरा की गुलाबी होंठों को पूरी तरह अपने मुंह में भर लिया था। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई थी, लेकिन ध्रुव जैसे जैसे उसके होंठों को बेहद प्यार से चूमने लगा था वैसे वैसे मीरा की आंखें बंद होने लगे। ध्रुव के मजबूत बाहों में उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वह धीरे से उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगी। वही ध्रुव उसके होंठों को बेहद पेशनेटली किस करते हुए मीरा का चेहरा ही देख रहा था। तभी उसकी नजर डोर के तरफ गई। डोर के पास खड़ी शालिनी को देख ध्रुव के आंखें अचानक से सर्द हो गया। डॉक्टर शालिनी ने मीरा को ध्रुव के कैबिन में जाता हुआ देखा था, इसीलिए वह भी कैबिन के पास आकर ग्लास डोर से उन दोनों को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं मीरा जो सुकून से अपने आंखें बंद कर ध्रुव का किस फील कर रही थी, लेकिन उसे धीरे धीरे लग रहा था कि ध्रुव उसके साथ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा है। मीरा का चेहरा दर्द से भींचने लगा, क्योंकि शालिनी को देख ध्रुव का चेहरा इतना गुस्से से भर दिया था कि वह मीरा के होंठों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वह भूल ही गया था कि उसके होंठों के गिरफ्त में मीरा के होंठ है। मीरा से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह छटपटाते हुए ध्रुव के सीने में मारने को हुई तो ध्रुव को अपने सेंस में आकर मीरा के होंठों को छोड़कर उससे पूछा, अंडरस्को क्या हुआ मीरा? उद्धरण चिन्ह। मीरा के आंखें नम हो गए थे। वह अपने होंठों को छूते हुए उससे पूछी, अंडरस्को आप मुझे किस कर रहे थे या मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए मीरा का आवाज रूंधला सा हो गया था। उसके आंखों से आंसू भी बहकर गाल तक आ गए थे। ध्रुव ने जल्दी से उसके होंठों को देखते हुए कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी मीरा, मेरा ध्यान तो कहीं और ही चला गया था। आई एम सॉरी, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। शालिनी को देखकर ध्रुव का दिमाग ही खराब हो गया था। शालिनी दिन ब दिन अपने काम को अंजाम देने के लिए उसके पेशेंट्स को मिसयूज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव बिना उसके नजरों में आए ही उसके हर एक प्लान को फ्लॉप करते जा रहा था। वही सब याद करते हुए वह गुस्से में आकर मीरा के साथ रूड हो गया था। ध्रुव ने ज्यादा ही बेरहमी से मीरा के होंठों को काट लिया था। वह झुककर मीरा के होंठ को हल्के से सहलाते हुए कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी मीरा, आई एम सो सॉरी। मीरा ने कहा, अंडरस्को इट्स ऑक पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने उसके आंसू पोंछा, फिर उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, अंडरस्को मैं आइंदा ध्यान रखूंगा बच्चा। बोलते हुए वह झुककर मीरा के सर पर किस किया। मीरा थोड़ी देर ऐसे ही उसके बाहों में बैठी रही, फिर वह उसे देखते हुए पूछी, अंडरस्को आपने कहा था आज आप मेरे हाथ मांगने घर आएंगे? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने उसके गाल को हल्के से टैप करते हुए कहा, अंडरस्को हाँ कहा था, लेकिन अक्ष के साथ यह सब होने से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मीरा ने बस सर हिला दिया। खुराना एंटरप्राइजेस। रूही हैरानी से टीवी में शो हो रही न्यूज को देख रही थी। वह फिर भागते हुए रवीश के पास जाकर बोली, अंडरस्को रवीश, वह दोनों कैसे मर गए? उद्धरण चिन्ह। रवीश इस वक्त अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। रूही का इस तरह केबिन में घुसने से वह थोड़ा चिढ़ गया था। वह उसे कुछ कहने अपने सर ऊपर कर रूही को देखा। रूही उसे ही हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें और फैलाकर उसे ही देख रही थी। भागकर केबिन में आने से वह थोड़ा हाफ रही थी, जिस वजह से उसके सीना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। रवीश की नज़र इस वक्त बार बार ही रूही के सीने पर जाकर टिक रही थी। वह अपने थूक निगलते हुए अपना सर झटका कर वापस लैपटॉप में अपने नजरें गड़ाते हुए कहा, अंडरस्को सेल्फ डिफेंस में रात्रि भाभी ने उन पर गोली चलाई है। रवीश इस वक्त अंदर ही गर्म महसूस कर रहा था। वह रूही को वहां से जाने को कहना चाहा कि तभी रूही उसके बगल में ही आकर बैठते हुए बोली, अंडरस्को मतलब? उद्धरण चिन्ह। रवीश ने उसे एक नज़र देखा, फिर जल्दी से उससे नजरें हटाते हुए कहा, अंडरस्को मतलब उन दोनों ने भाभी पर हमला करने की कोशिश की तो रात्रि भाभी ने अपने बचाव में उन पर गोली चलाई। ये सेल्फ डिफेंस का मामला था तो केस भी बंद हो गया। अच्छा। बोलते हुए रूही ने रवीश के लैपटॉप में झांक कर देखने लगी। रवीश बस उसका जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन रूही का इस तरह करीब आकर उसके ऊपर झुकना रवीश को ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। वह उसके ओर देखने लगा। रूही को बिल्कुल अंदाज नहीं था कि रवीश के साथ उसके करीब आने से क्या गड़बड़ हो रहा है।
वह बस उसके काम को देख रही थी एल। वही रवीश एक टक रूही का खूबसूरत सा चेहरा देख रहा था एल। वह लड़की बार बार अपने अंगूठे की नाखून चबा रही थी एल, जिससे रवीश को उसके होंठ ज्यादा ही अट्रैक्ट कर रहे थे। रवीश धीरे से रूही के करीब झुकने लगा एल। रूही को जैसे ही अपने गर्दन में रवीश के गर्म सांसें महसूस हुए, वह हैरानी से अपना सर घुमाकर रवीश को देखने को हुई, लेकिन तभी उसके होंठ रवीश के होंठों को छू गए। वह हड़बड़ी में उससे अलग होने को हुई, लेकिन रवीश जो पूरी तरह अब बहक गया था एल, वह रूही की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचा, फिर उसके गर्दन में अपना हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाया एल। रूही हैरानी से उससे ही देख रही थी, क्योंकि उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि रवीश उसके साथ कर क्या रहा है। वही रवीश का पूरा ध्यान तो रूही की होंठों पर था एल। वह बिना सोचे आगे झुककर रूही की होंठों को अपने मुंह में भर लिया एल। रूही की बदन में एकदम से करंट सा दौड़ गया एल। वह अपने आंखें चौड़ी कर रवीश को देखने लगी। वही रवीश उसके गालों को सहलाते हुए उसके होंठों पर बेहद प्यार से चूम रहा था। वही रूही का चेहरा अब गुस्से से भर गया था एल। वह उसके सीने में जोर जोर से मारते हुए छटपटाने लगी एल, लेकिन रवीश को उसे छोड़ने का मूड कहाँ था। वह पूरी तरह उससे बहक गया था। रूही छटपटाते हुए उसे पूरी ताकत से खुद से अलग करने लगी एल। जब रवीश उससे अलग नहीं हुआ, रूही ने जोर से उसके होंठों पर काट दिया। आह! पूर्ण विराम। रवीश करहाते हुए रूही के होंठों को रिहा करा एल। वही रूही तेज तेज सांस लेते हुए रवीश को घूर रही थी एल। उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह किस करने की। वही रूही के काटने से रवीश चिढ़ गया था एल। वह उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अंडरस्को तुम। उद्धरण चिन्ह। चटाक। रूही ने खींचकर एक जोरदार तमाचा रवीश के गाल पर जाड़ दिया था एल, तो रवीश का चेहरा एक तरफ झुक गया। वह अपने गाल पर हाथ रखकर रूही की तरफ देखने लगा एल। रूही गुस्से से उसे ही घूर रही थी, लेकिन उसके आंखें नम हो गए थे एल। वह बिना कुछ कहे वहां से भाग गई एल। सा आधा रव प्या की मात्रा आधा का शकाकार। हवा को चीरते हुए इस वक्त सर्वाक्ष का कार खाली रास्तों में भाग रहा था। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सर्वक्ष का इस वक्त गुस्से से जबड़ा ही कस गया था एल। वह सर्द नजरों से बार बार अपने बगल में ही बैठी हुई रात्रि को देखते हुए अपने दांत टटोर रहा था। वहीं रात्रि रोते हुए फोन पर रुक्मणी और भावेश से बात कर रही थी एल, या ये कहे कि उनसे बस सर्वाक्ष का ही शिकायतें कर रही थी। दादू, सर्वाक्ष दिन ब दिन मेरे साथ बेरहमी से बर्ताव करने लगे हैं। आपको पता है, यह आज गुस्से में आकर मेरे गाल भी दबा रहे थे। अक्ष पूरी तरह बदल गए हैं दादू, इनसे मुझसे प्यार ही नहीं रहा। वो अब मैं माँ बनने वाली हूँ ना। मेरा फिगर खराब हो रहा है, मैं दिन ब दिन अब मोटी होने वाली हूँ, तो इनका प्यार मुझ पर कम हो गया है दादू। मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। रात्रि रोते हुए टिश्यू लेकर बार बार अपना नाक भी पोंछ रही थी एल, और वह सर्वाक्ष को भी देख रही थी जो उसे ही बेहद गुस्से से घूरे जा रहा था। रात्रि अपना रोना और तेज करते हुए बोली, अंडरस्को दादू, यह इस वक्त मुझे कैसे घूर रहे हैं पता है। बहुत ही शैतान है ये, मुझे आपसे खुलकर बात करने भी डर लग रहा है दादू। रात्रि की एक एक बात भी सर्वाक्ष के गुस्से में घी डालने के काम कर रहे थे एल। दिन ब दिन उसका प्यार रात्रि के लिए कम नहीं बढ़ता जा रहा था एल। उसके लिए वह कितना केयरिंग और पोजेस्ड होते जा रहा था, ये रात्रि नोटिस ही नहीं कर रही थी एल। अब वह बाप बनने वाला था एल, जिसका खुशी वह अपने शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता था, और यह बात उसकी बेवकूफ बीवी को समझ ही नहीं आ रहा था। वही रात्रि बिना रुके रुक्मणी और भावेश से सर्वाक्ष का शिकायत करते ही जा रही थी एल। तभी उसकी नजर रोड पर गई। सर्वाक्ष का कार इस वक्त ना खुराना मैंशन की तरफ जा रहा था और ना ही ऑफिस की तरफ एल। वह ना समझी में सर्वाक्ष को देखते हुए पूछी, अंडरस्को आप मुझे कहाँ ले जा रहे अक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने रात्रि को जवाब में कुछ नहीं कहा एल, लेकिन बदले में उसने कार का स्पीड बढ़ा दिया। वही रात्रि बार बार आसपास के सड़कों को देख रही थी एल। उन सड़कों को देख उसे अब अजीब सी बेचैनी होने लगा था। वह सर्वाक्ष का बाजू पकड़कर बेचैनी से पूछी, अंडरस्को बताए ना अक्ष, आप इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया एल। वह गुस्से से उसे एक नज़र देखने को हुआ कि तभी उसकी नज़र रात्रि की चेहरे पर टिक गई, जो धीरे धीरे घबराहट से पीला पड़ते जा रहा था। वहीं रात्रि घबराते हुए आसपास सड़कों को देखने लगी थी एल। उस रास्ते से गुजरकर वह आज पहली बार जा रही थी, लेकिन उसे वह रास्ता बिल्कुल नया सा नहीं लग रहा था। रात्रि को इस वक्त अजीब सा बेचैनी और गर्माहट ने घेर लिया था एल। धीरे धीरे उसके माथे से पसीना भी छूटने लगा था एल। वह सर्वाक्ष का बाजू कसके पकड़कर आसपास अपने नजरें दौड़ाने लगी तो उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला सा घूमने लगा एल। रात्रि ने कसके अपने आंखें बंद कर ली। रात्रि ने जैसे ही अपने आंखें बंद की, उसे अपने आंखों के सामने खुद का ही अक्स दिखने लगा एल। सर्वाक्ष जिस रास्ते में अपना कार दौड़ा रहा था,
उसी सुनसान रास्ते पर रात्रि को अपना ही अक्स जख्मी हालत में भागते हुए नजर आने लगी थी। उसके शरीर में इस वक्त बहुत सी जगह चोट लगी हुई थी। वह हांफते हुए बार बार पीछे की तरफ मुड़ते हुए आगे भाग रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वह वहां से किसी से बचकर भाग रही हो, और उसके आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। रात्रि ऐसे भाग ही रही थी कि तभी सामने से एक ब्लैक कार हाई स्पीड में आकर रात्रि को बुरी तरह ठोक दिया। अह पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। कार का इस तरह टोकने से रात्रि दूर तक जा गिर पड़ी और देखते ही देखते उसका शरीर खून से सन गया। वह अपने अंधकुली आंखों से सामने की ओर देखने लगी। सामने इस वक्त वही ब्लैक कार आकर रुक गया था जिसने उसे टोका था। उस कार के हेडलाइट्स अभी भी बंद नहीं हुए थे, जिस वजह से रात्रि को कार में बैठे हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर में हेडलाइट्स बंद हुए और उसमें से दो लड़के बाहर आ गए। एक के हाथ में इस वक्त हॉकी का स्टिक था तो दूसरा सिगरेट का लंबा लंबा कश लेते हुए जाकर बोनट को ठीक कर खड़ा हो गया था। रात्रि दर्द से करहाते हुए उन दोनों को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खून से उसके आंखें भी भीगते जा रहे थे। वह दोनों लड़के बेहद तिरछी स्माइल करते हुए अब रात्रि को देखने लगे थे। वह दोनों फिर रात्रि के बेहद करीब आने लगे। वह लोग जैसे जैसे करीब आ रहे थे वैसे वैसे रात्रि को उन दोनों दरिंदे के चेहरे दिखने लगा। लेकिन रात्रि का हालत उन्हें देखते ही पूरी तरह खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसमें अब जान ही ना बचा हो। वह अपने हाथ आगे बढ़ाकर उनसे गिड़गिड़ा कर कहना चाहती थी कि उसे मत मारे, लेकिन तभी वह लड़का आगे आकर रात्रि के उस हाथ पर अपना पैर रखा, फिर बुरी तरह मसलने लगा। रात्रि दर्द से चटपटाने लगी। वह दर्द से चिल्लाना भी चाहती थी लेकिन उसकी आवाज ही मर गया था। वही वह हॉकी का स्टिक पकड़े हुए लड़का बेहद नफरत से रात्रि को देख रहा था। वह फिर बेरहमी से रात्रि के सर पर वार करते हुए कहा, अंडरस्को यू बाय, मैंने तुम्हारे इस खूबसूरत बदन को 150 करोड़ पर बेचा था, लेकिन तुम्हारे वहां से भागकर निकलने से मुझे इसके दुगनी दाम उस डीलर्स को देना पड़ा। अब तुम अपनी जान देकर मेरे पैसों का कीमत चुकाओगी। उसे लड़के ने जैसे ही रात्रि के सर पर स्टिक से वार किया, रात्रि एकदम से बेसुध हो गई। वही वह लड़का गुस्से से रात्रि पर फिर से वार करता, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। वह रुककर अपना फोन चेक किया, फिर अपने बगल में खड़े लड़के को कुछ इशारा कर कार के पास चला गया। वही वह दूसरा लड़का रात्रि के हाथ पर पैर रखकर बुरी तरह मसल रहा था। वह गुस्से से रात्रि के पेट पर लात मारकर वहां से चला गया। उसका इस तरह बेरहमी से लात मारने से रात्रि लुढ़कते हुए अपने जगह से थोड़ी दूर आकर गिरी। रात्रि पूरी तरह अपने ही खून से बिछाए हुए अब बिस्तर पर गिर पड़ी थी। थोड़ी देर में वहां बादल गरजते हुए बारिश बरसने लगा, जैसे रात्रि के मौत पर भी वह बादल रोना चाहता हो, उसके दर्द बांटना चाहता हो। रात्रि के बदन में बारिश के मोटे मोटे बूंदे गिरने लगे, जिससे रात्रि अपने आंखें फड़फड़ाते हुए खोलने लगी। लेकिन वह अब अपने मौत के बेहद नजदीक आकर खड़ी थी। उस दर्दनाक हालत पर इस वक्त रात्रि को सिर्फ एक इंसान याद आ रहा था, वह था उसका पति सर्वाक्ष। तभी उसके कान में उसी का आवाज सुनाई दिया, रात्रि उद्धरण चिन्ह। जोर से ब्रेक लगाकर कार को रोकते हुए सर्वाक्ष ने रात्रि का नाम चिल्लाया। रात्रि अब अपने दोनों हाथों से कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। उसका पूरा शरीर देखते ही देखते पसीने से तरबतर हो गया था। उसके आंखें कसके भींच गए थे और उसका पूरा चेहरा लाल पीला पड़ते जा रहा था। अपने ही मौत का मंजर याद कर इस वक्त उस लड़की का रूह रूह तक कांप उठा था। उसका पूरा शरीर एकदम से ही सुन्न हो गया था। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर पसीने से नहीं खून से सना हुआ है। और वह इस वक्त अभी भी उसी सुनसान रास्ते पर गिर पड़ी है। वह अभी भी अपने पिछले जन्म में ही है। हे सर्वाक्ष, सर्वाक्ष, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि पूरी ताकत से बस चिल्लाए जा रही थी। वही उसके बगल में ही बैठे सर्वाक्ष का मानो सांस ही अटक गए हो। वह जल्दी से रात्रि को अपने करीब खींचकर उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, अंडरस्को रात्रि, रात्रि क्या हुआ बच्चा? रात्रि देखो मैं यही हूँ रात्रि। रात्रि को इस वक्त होश ही नहीं था। वह बार बार अपने ही मौत का नजारा याद कर चिल्लाए जा रही थी। रात्रि को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वह इस वक्त अपने आखिरी सांसें गिन रही है। वही रात्रि को इस तरह पैनिक करता देख सर्वाक्ष का हालत बैठे बैठे ही खराब हो गया था। रात्रि को ऐसे देख उसका डर और घबराहट बढ़ते जा रहा था। वह रात्रि को होश में लाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन रात्रि बस अपने ही धुन में चिल्लाए जा रही थी। सर्वाक्ष जल्दी से उसके दोनों बाजू कसके पकड़कर उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, अंडरस्को रात्रि, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने झट से आपने आंखें खोल लिया तो सर्वाक्ष उसे ही बेचैनी से देखने लगा।
रात्रि अब खुद को ही ध्यान से देखने लगी। एल वह बिल्कुल ठीक थी लेकिन पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। एल तभी सर्वाक्ष ने बेहद धीमी मगर अपने मरी हुई आवाज में बोला, अंडस्को किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानोगी ना तुम। बार बार तुम्हारा इस तरह पैनिक होकर चिल्लाना मुझे बैठे बैठे ही मौत का दर्शन कर देती है बीवी। पता है मैं तुम्हें चिल्लाता देख मरते मरते बच जाता हूँ। रात्रि इस वक्त गहरी गहरी सांस लेते हुए अभी भी खुद को ही देख रही थी। एल वह इस वक्त अपने आप को ये यकीन दिलाना चाह रही थी कि जो कुछ भी उसने अभी अभी देखा वह सब उसका पिछला जन्म का है। एल वह वक्त गुजर चुका है और वह आज में है लेकिन उसकी हालत ज्यादा ही खराब था। एल वह कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। रात्रि रोते हुए अब आसपास का सड़कों को देखने लगी। एल सर्वाक्ष का कार इस वक्त उसी सुनसान रास्ते में खड़ा था जहां रात्रि का पिछले जन्म में मौत हुआ था। एल उसी रास्ते में ही तो वह दोनों दरिंदे उसे कार से टोककर मौत के मुंह में धकेला था। एल रात्रि के सांसें भारी भारी होते जा रहे थे। एल वह पूरी तरह कांप रही थी। वही सर्वाक्ष बेहद बेचैनी से उसे ही देख रहा था। एल रात्रि जिस तरह उस सुनसान रास्ते को देख रही थी उससे सर्वाक्ष को लग रहा था कि उसकी बीवी उस जगह को देखकर ही डर रही है। सर्वाक्ष आसपास देखते हुए रात्रि का चेहरा अपने सीने में दबाकर कार को स्टार्ट करा। एल रात्रि उसके बाहों में थी जरूर लेकिन वह अभी भी अपने सेंस में ही नहीं आई थी। एल वह डरकर बुरी तरह कांप रही थी। एल वही सर्वाक्ष उसके कंपकपाहट को अच्छे से महसूस कर रहा था। एल उसकी हालत देखकर वह भी अंदर ही अंदर इस वक्त ज्यादा ही डर गया था। एल लेकिन उसे रात्रि को पहले शांत करना था। वह रात्रि का पीठ सहलाते हुए कार को तेजी से ड्राइव करने लगा। एल लेकिन थोड़ी ही देर में सर्वाक्ष को महसूस हुआ कि रात्रि पूरी तरह उसके बाहों में बेसुध होकर झूलने लगी है। एल वह जल्दी से कार को रोककर रात्रि को खुद से अलग कर देखा। रात्रि उसके बाहों में ही बेहोश हो गई थी। वही सर्वाक्ष उसे देखते हुए एक दर्द भरा आह भरते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारे साथ बार बार क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आता और तुम मुझे समझाती भी नहीं क्यों? क्या हो जाता है तुम्हें? क्या छुपा रही हो मुझसे? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए सर्वाक्ष के आंखों से आंसू लुढ़क कर बह गए। एल वह रात्रि को अपने बाहों में भरकर उसके माथे पर बेहद बेचैनी से चूमा फिर कार स्टार्ट करा। दूसरी तरफ खुराना एंटरप्राइजेस। रूही का इस तरह थप्पड़ मारकर रोते हुए भाग कर जाने से रवीश को अब रियलाइज हुआ कि उसने रूही के साथ क्या गलत किया है। उसके मर्जी के बिना उसे चूम कर उसने सच में गलती कर दिया था। रवीश उठकर सीधे रूही के केबिन में चला गया। रूही इस वक्त इधर उधर टहल रही थी। एल वह गुस्से से बदबदा भी रही थी। हाउ डरे ही, बिना मेरे मर्जी के यह मुझे कैसे चूम सकते हैं? इन्हें पहले अपने प्यार का इजहार करना चाहिए था लेकिन नहीं, सीधे मेरे होंठों पर टूट पड़ना था। उद्धरण चिन्ह। व्हाट यू मीन? तभी रूही को रवीश की कंफ्यूज भरा आवाज सुनाई दिया तो वह मुड़कर सामने देखी। रवीश उसे ही ना समझी में देख रहा था। एल रवीश ने रूही की सारी बातें सुन लिया था। एल लेकिन रूही का कहने का क्या मतलब था यह उसे जरा भी समझ नहीं आया था। रवीश को देख रूही का चेहरा गुस्से से भर गया। एल वह बोली, अंडस्को आप यहाँ क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। रवीश उसके बेहद करीब आकर उससे कहा, अंडस्को तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब था? उद्धरण चिन्ह। रूही बिना कुछ कहे रवीश को देखने लगी। एल रवीश उसे बहुत ही बेचैनी से देख रहा था। एल वही रूही का दिल पागलों की तरह धड़कते जा रहा था। एल रवीश जिस तरह कंफ्यूजन में उसे देख रहा था उससे रूही को वह बहुत क्यूट लग रहा था। एल उसका तो मन कर रहा था कि अभी रवीश के गालों को पिंच कर दे। रवीश आगे आकर उसे अपने आप से चिपकाते हुए सख्ती से कहा, अंडस्को मैं कुछ पूछ रहा हूँ रूही, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? उद्धरण चिन्ह। रूही उससे छुटने के लिए छटपटाते हुए बोली, अंडस्को मैं क्यों बताऊं? आपको खुद समझना चाहिए। हुएल। बोलते हुए रूही वहां से जाने लगी लेकिन वह रुककर जल्दी से रवीश के गाल पर किस की फिर कैबिन से बाहर भाग गई। वही रवीश की आंखें चौड़ी हो गई थी। एल वह हैरानी से डोर की तरफ देखने लगा जहां से अभी अभी रूही भाग कर गई थी। रवीश को रूही का बर्ताव कुछ समझ ही नहीं आया। एल अगर इस लड़की को वह पसंद है तो उस पर हाथ क्यों उठाए? रवीश के दांत भींच गए। एल वह गुस्से से फिर कैबिन से बाहर चला गया। ध्रुव का हॉस्पिटल। सर्वाक्ष इस वक्त रात्रि को देख रहा था। एल जो बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। एल ध्रुव इस वक्त उसका ही चेकअप कर रहा था। ध्रुव का हॉस्पिटल। भाभी हमसे कुछ छुपा रही है अक्ष, जब तक ये हमें कुछ नहीं बताएंगी तब तक हम इनका अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। ध्रुव रात्रि को एक इंजेक्शन लगाते हुए सर्वाक्ष से कहा। वही सर्वाक्ष बिना भाव के बस रात्रि को देख रहा था। एल वह फिर रात्रि के बेहद करीब जाकर उसके बगल में ही बैठते हुए कहा, अंडस्को रात्रि का इस तरह बार बार पैनिक करने से रात्रि और बच्चे दोनों के हेल्थ पर कोई असर तो नहीं होगा ना ध्रुव? उद्धरण चिन्ह।
सर्वाक्ष का सवाल सुन ध्रुव थोड़ी देर चुप रहा, फिर उससे कहा, अंडरस्को अभी तो इनका प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग पीरियड है अक्ष, अभी तो कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते। इतना बोलकर ध्रुव ने रात्रि के लिए कुछ मेडिसिन लेने बाहर चला गया। वही सर्वाक्ष रात्रि के बालों में हाथ फिराते हुए एक तक रात्रि को ही देखने लगा था। एल रात्रि इस वक्त बिल्कुल बेजान सी लेटी हुई थी। एल उसके मासूम सा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। सर्वाक्ष बिना भाव के रात्रि को जितना गहराई से देखने लगा था, उतना ही उसे बार बार कार में रात्रि का चिल्लाना याद आ रहा था। एल रात्रि को इससे पहले भी बहुत बार पैनिक अटैक हुआ था एल, लेकिन तब रात्रि का चिल्लाना उतना दर्दनाक नहीं था जितना आज था। आज रात्रि का चिल्लाना बेहद भयानक था एल। वह ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसे कोई मौत के मुंह में धकेल रहा हो। वह सच में अपने मौत का पल याद कर ही दर्द से चिक उठी थी एल। उसे चिकता देख सर्वाक्ष का रूह रूह तक कांप उठा था एल। सीने में दिल के नाम पर पत्थर रखे हुए उस गैंगस्टर का दिल आज अपनी बीवी की हालत देखकर ना जाने कितने टुकड़ों में टूटकर रोया था। रात्रि का वह डर और घबराहट से भरी चेहरे को अब सर्वाक्ष को अपने सपने में भी देखने के लिए मंजूर नहीं था एल। वह उसका डर और घबराहट मिटाना चाहता था, जो चीज रात्रि को परेशान कर रही थी वह इस दुनिया से ही मिटाना चाहता था। लेकिन क्या है वह बात जो रात्रि उसे आज तक भी बताने से इतराते जा रही थी? सर्वाक्ष रात्रि के ऊपर झुककर उसके गालों पर बेचैनी से चूमते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें मुझे इस तरह तड़पाना अच्छा लगता है क्या? पिछले 2 घंटे से तुम ऐसे ही लेटी हो, तुम्हें ऐसे बेहोश देख मैं कितना अंदर ही अंदर टूट रहा हूं, तुम्हें इसका अंदाज भी है? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए सर्वाक्ष बारी बारी से उसके गालों पर चूमते ही जा रहा था कि तभी सर्वाक्ष को महसूस हुआ कि रात्रि के हाथ उसके सीने में सरक रहे हैं एल। वह अपना सर ऊपर कर रात्रि को देखा। रात्रि अपने आंखें टिमटिमाते हुए अब उसे ही देख रही थी। सर्वाक्ष बिना कुछ कहे एक तक रात्रि की आंखों में देखने लगा एल। उस लड़की की खूबसूरत आंखों में आज वह पहली बार अजीब सा खालीपन देख रहा था। ना कोई डर अब उसके आंखों में नजर आ रहा था और ना ही कोई भावनाएं। सर्वाक्ष उसके गाल को अपने हाथों में भरते हुए धीमी मगर ठंडे लहजे में कहा, अंडरस्को क्या छुपा रही हो मुझसे? उस सुनसान जगह में ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी तुम डर गई क्यों? क्या बात है रात्रि, क्यों बार बार तुम्हारा हालत ऐसे हो रहा है? किससे डर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष के इतने सारे सवाल सुन रात्रि थोड़ी देर उसके आंखों में देखती रही, फिर उससे नजरें हटाकर बिना कुछ कहे उसके शर्ट के बटन से खेलने लगी। रात्रि का चेहरा अचानक से फूला हुआ लगने लगा, जैसे वह उससे नाराज हो गई हो एल। वही सर्वाक्ष उसका रिएक्शन देख उससे अलग होते हुए थोड़ा चिढ़कर कहा, अंडरस्को ठीक है, मत बताओ कुछ भी। बताओगी भी क्यों? तुमने तो आज मुझे अच्छे से समझा दिया था कि तुम्हारी नजरों में मेरी और मेरी बातों का अहमियत क्या है। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष फिर उससे नजरें हटाकर ऐसे ही बड़बड़ाने लगा एल। वही रात्रि एक टक उसे ही देख रही थी एल। वह फिर उठकर बैठते हुए बोली, अंडरस्को मुझे घर जाना है। सर्वाक्ष अपना सर घुमाकर उसके तरफ देखने लगा। रात्रि का चेहरा अभी भी फूला हुआ था और वह उसे बेहद नाराजगी से ही देख रही थी। सर्वाक्ष के बाहें तन गए एल। ये लड़की आखिर उससे चाहती क्या है? रावी और युवान के साथ रात्रि जो कुछ भी करने वाली थी वह सब कुछ उसने सर्वाक्ष को रात में ही बताया था, लेकिन सर्वाक्ष ने तभी उसे मना किया था कि वह ऐसे रिस्क नहीं ले सकती और पुलिस स्टेशन में भी उसने रात्रि को दोबारा वार्न किया था कि ऐसे कोई कदम मत उठाओ जिससे युवान और रावी पलटकर उस पर ही वार करे। लेकिन रात्रि ने उसकी एक नहीं सुना था एल। जब वह उसे डांटा तो रात्रि को उसे मनाना चाहिए था, लेकिन ये लड़की खुद ही नाराज होकर उसका शिकत दादू दादी से करने लगी थी। और अब सर्वाक्ष अपनी नाराजगी को भूलकर उससे ये जानना चाह रहा था कि वह उस सुनसान रास्ते को देख ऐसा पैनिक क्यों कर गई, क्यों चिल्लाते हुए ऐसे बेहोश हो गई। लेकिन इस लड़की को कुछ भी बताने का मूड ही कहाँ था, वह तो अपना मुंह फुलाए बैठ गई थी। सर्वाक्ष बुरी तरह रात्रि को घूरने लगा था एल। वही रात्रि का चेहरा रोनी जैसा चेहरा बन गया एल। वह रोते हुए उसे शिकायत में कुछ कहने को हुई कि तभी सर्वाक्ष जल्दी से उठकर उसे अपने गोद में उठाते हुए चिढ़कर कहा, अंडरस्को अच्छा ले जा रहा हूँ। रात्रि की चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वह उसके कंधे पर अपना सर टिकाए एक टक सर्वाक्ष को देखने लगी एल। सर्वाक्ष के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, लेकिन रात्रि को अच्छे से समझ आ रहा था कि वह उससे नाराज है एल। लेकिन वह अपने पिछले जन्म के कोई भी बात बता नहीं सकती थी एल। उससे ही नहीं, वह किसी से भी बता नहीं सकती थी। वही हॉस्पिटल के बाहर ध्रुव कार के पास ही खड़ा था एल। वह सर्वाक्ष और रात्रि के लिए कार का डोर ओपन करा तो सर्वाक्ष रात्रि को आराम से बैठाकर खुद भी उसके बगल में ही बैठ गया। वही ध्रुव ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट करा एल। उनका कार अब खुराना मेंशन के लिए निकल पड़ा।
दूसरी तरफ खुराना एंटरप्राइजेस। रूही भागते हुए ऑफिस के बाहर जा ही रही थी कि तभी वह सामने आ रहे विभा और मनु से टकरा गई। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रूही का इस तरह टकराने से विभा और मनु गिरते गिरते बच गए। वह दोनों फिर गुस्से से रूही को देखने लगे तो रूही बोली, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। विभा और मनु उससे बिना कुछ कहे सर्वाक्ष के कैबिन की तरफ जाने को हुए कि तभी रूही उन्हें रोकते हुए बोली, आप जिनसे मिलने जा रहे हैं वह इस वक्त ऑफिस में नहीं है और शायद आ जाएंगे भी नहीं। विभा और मनु मुड़कर रूही को नासमझी में देखने लगे। कल ही विभा ने रात्रि के साथ एक डील साइन करा था और आज उनका रात्रि के साथ मीटिंग भी था, लेकिन रात्रि और सर्वाक्ष का ऐसे ऑफिस न आने का क्या मतलब है। तभी मनु ने रूही से पूछा, व्हाट यू मीन? आज तो हमारा उनके साथ मीटिंग था। उद्धरण चिन्ह। रूही उससे जवाब में कुछ कहने को हुई कि तभी वहां रवीश आते हुए कहा, सॉरी मिसेज राठौर, मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया था कि आज कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। वैसे आपने तो आज का न्यूज देखा ही होगा, ऑफिस में कितना कुछ हंगामा हुआ था जिस वजह से बॉस और रात्रि को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। रवीश अपनी बात अधूरा ही छोड़कर विभा और मनु को देखने लगा। वही विभा अपना सर ऊपर नीचे करते हुए हिला रही थी। ऑफिस आने से पहले उसने भी न्यूज देखा था कि कैसे रावी सर्वाक्ष को फंसाना चाहती थी, लेकिन विभा को न्यूज पर भरोसा नहीं था। अपने टीआरपी के लिए न्यूज चैनल्स कुछ भी दिखाने लग जाते थे, जिस वजह से वह ऑफिस आकर ही सब कुछ जानना चाह रही थी। लेकिन ऑफिस में सर्वाक्ष और रात्रि को ना देख और रवीश की बात सुन उसे अब समझ आ गया था कि उसने जो कुछ भी न्यूज में देखा वह सब सच है। विभा बोली, ठीक है मिस्टर रवीश, जब मीटिंग होगी तब आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इतना बोलकर विभा मनु के साथ वहां से चली गई। वही रूही भी एक नजर रवीश को देख ऑफिस से बाहर जाने को हुई कि तभी रवीश उसका कलाई पकड़कर उसे एक कोने में ले गया। रूही उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। रवीश उसे ही बेहद तिखी नजरों से घूर रहा था। वह उससे पूछा, तुमने मुझे किस क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। रूही रुककर उसके आंखों में थोड़ी देर देखी, फिर उससे नजरें हटाकर कहा, आपने भी तो किया था, बस मैंने हिसाब बराबर किया। रूही की बात सुन रवीश अपना सर टेढ़ा कर अपना गाल सहलाने लगा, जिस पर थोड़ी देर पहले रूही ने थप्पड़ मारा था। रूही उसके और देख नहीं रही थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर उसकी नजरें महसूस करते हुए अपने निचले होंठ चबाते हुए नीचे फर्श को घूर रही थी। तभी रवीश अपने दोनों स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसके बेहद करीब जाकर कहा, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, याद है? उद्धरण चिन्ह। खून। रूही हैरानी से रवीश को देखने लगी। वही रवीश अपने दोनों हाथ रब करते हुए उसके गालों को ही देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि कौन सी गाल पर चांटा मारे। उसका इस तरह देखना रूही को समझ भी आ गया था। रूही जल्दी से अपने गालों पर हाथ रखते हुए बेहद मासूमियत से पूछी, तुम मुझे मारना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। रवीश के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह उसके करीब झुकते हुए कहा, तुम्हें हिसाब बराबर रखना है ना? किस के बदले किस, तो अब थप्पड़ के बदले थप्पड़। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए ही रवीश ने रूही के ऊपर हाथ उठा दिया। वही रूही की आंखें कसके भींच गए थे। डर से उसने अपना चेहरा तक एक तरफ झुका भी लिया था। वही रवीश का हाथ अब हवा में ही रह गया था। वह उसे मारने के इंटेंशन से अपना हाथ नहीं उठाया था, बल्कि वह उसे बस तंग कर रहा था। वही रूही को जब अपने गाल पर कुछ महसूस नहीं हुआ तो वह अपने आंखें खोलकर रवीश को देखने लगी। रवीश उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रखकर एक तक उसे ही निहार रहा था। वह फिर उसके गालों पर अपने होंठ रखकर उसे सरकाते हुए उसके कान के पास जाकर बेहद मैग्नेटिक आवाज में कहा, आई लव यू। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रूही एकदम से सिहर उठी। वह धीरे से रवीश को खुद से अलग करते हुए कहा, आई वॉन्ट टू जी। रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह उसे शर्माते हुए वहां से जाने के लिए कह ही रही थी कि तभी रवीश ने उसे अपने आप से चिपकाकर उसके होंठों पर अपना होंठ रखकर ब्लॉक कर दिया था। रूही अपने आंखें बड़ी बड़ी कर रवीश को ही देख रही थी। वह फिर धीरे से उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। खुराना मैंशन। सर्वाक्ष रात्रि को अपने गोद में लिए रूम में आया। वही रात्रि अपना सर सर्वाक्ष के कंधे पर टिकाकर एक टक उसी को देख रही थी। सर्वाक्ष का ऑरा बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन से भरा था, लेकिन वह अभी भी उससे नाराज था। रास्ते भर उसने रात्रि से बात करना तो दूर उसके तरफ देखा तक नहीं था। ये तो बस रात्रि का नजरिया था, लेकिन असल में सर्वाक्ष का पूरा ध्यान उस पर ही था। वह उसके नजरों में आए बिना ही उसे देख रहा था।
सर्वाक्ष रात्रि को आराम से बेड पर बैठाकर उसके माथे और गाल को छूकर देखा। एल रात्रि का बदन सर्वाक्ष को थोड़ा गर्म हुआ लग रहा था। एल तो उसने उसके गाल और माथा छूकर चेक किया कि कहीं रात्रि को बुखार तो नहीं। रात्रि बिल्कुल ठीक थी। एल सर्वाक्ष फिर अपने टाई का नॉट खोलते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हुए उससे पूछा, अंडरस्को क्या खाना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। आपको, रात्रि ने जवाब में कहा तो सर्वाक्ष मिरर में ही रात्रि को देखने लगा। वही रात्रि बार बार अपने अंगूठे के नाखून चबाते हुए मिरर में ही उसे देख रही थी। एल सर्वाक्ष उससे नजरें हटाकर अपना घड़ी उतारते हुए कहा, अंडरस्को और कुछ? उद्धरण चिन्ह। रात्रि उठकर उसके पास जाते हुए बोली, अंडरस्को मम नहीं, आप काफी है। सर्वाक्ष ने घड़ी को टेबल पर रखा, फिर रात्रि को इग्नोर कर क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए कहा, अंडरस्को फिर तुम भूखे पेट ही सो सकती हो, क्योंकि जो तुम खाने मांग रही हो वह इस वक्त अवेलेबल नहीं है। रात्रि के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। उसके पति का नाराज होने का आदा भी लाजवाब होते थे। एल उसके लुक ही काफी थे रात्रि को इस तरह बहका कर रखने लिए। एल रात्रि सर्वाक्ष के पीछे ही क्लोजेट रूम में चली गई। वही सर्वाक्ष अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए हल्के हल्के से स्माइल कर रहा था। एल लेकिन अचानक से उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ब्लैंक कर लिया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नक्चर बीवी दबे पांव उसके करीब आ रही है। सर्वाक्ष अपने शर्ट उतारकर रात्रि की तरफ मुड़ा तो रात्रि सीधे आकर उसके खुले सीने से टकरा गई। दूसरी तरफ रिजुल ठाकुर का विला। रिजुल के इस विला को इस वक्त किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जैसे वहां आज कोई जश्न मनाया जा रहा हो। वही हाल में इस वक्त एकांश फोन पर किसी से बात करते हुए इधर से उधर टहल रहा था। एल उसकी नजर बार बार रिजुल के रूम की तरफ भी जा रहा था। थोड़ी देर बाद एकांश कॉल को काटकर सीधे रिजुल के रूम की तरफ चला गया। एल वही रिजुल ठाकुर इस वक्त किंजल के तस्वीर के सामने खड़ा था। एल आज रिजुल ठाकुर के चेहरे पर अलग ही चमक नजर आ रहा था, वह इस ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। सर्वाक्ष का रूम। रात्रि का इस तरह आकर टकराने से सर्वाक्ष के बदन में एकदम से करंट सा दौड़ गया था। एल वह इस वक्त शर्टलेस था और रात्रि के गर्म होंठ सीधे उसके सीने को ही छू गए थे। एल जिससे सर्वाक्ष बर्फ जैसे अपने जगह में ही जम गया था। वही रात्रि धीरे से अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी। एल सर्वाक्ष उसके तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस रात्रि को अच्छे से बयां कर रहे थे कि उसके करीब आते ही सर्वाक्ष में कितना हलचल मची है। रात्रि धीरे से अपने नाक के नोक को उसके सीने में घुमाते हुए सर्वाक्ष के हाथ में अपना हाथ फंसाने को हुई, लेकिन सर्वाक्ष के दोनों हाथ आपस में ही मुट्ठी में भींच गए थे। ये देख रात्रि के होंठ मुड़ गए। एल वह सर्वाक्ष के सीने में ऐसे ही हरकत करते हुए अपने हाथ को सर्वाक्ष के जांघ पर रखकर इधर उधर सरकाने को हुई कि तभी सर्वाक्ष ने कसके उसके हाथ को पकड़ लिया। वही रात्रि की चेहरे पर बेहद तिरछी स्माइल आ गई थी। एल वह अपना टुडी को उसके सीने में टिकाकर सर्वाक्ष के बहकी हुई आंखों में देखने लगी। एल सर्वाक्ष उसे अब घूरते हुए उसके हाथों में से अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब रात्रि उसके उंगलियों में अपने उंगलियां फंसाकर उसके हथेली को अजीब तरह से रब कर रही थी। सर्वाक्ष पूरी तरह बहक गया था। एल लेकिन वह रात्रि से अभी भी नाराज था। एल उस लड़की ने उसकी बात नहीं माना, जिस वजह से युवान ने सीधे उस पर हमला कर दिया था, और वह उससे ये भी जानना चाहता था कि उस सुनसान रास्ते में रात्रि ऐसे घबरा कर चिल्लाई क्यों। लेकिन रात्रि ने उसके सवाल को भी ऐसे अनसुना कर दिया था जैसे वह उससे कुछ पूछा ही ना हो। रात्रि एकटक सर्वाक्ष के बहकी आंखों में देख रही थी। एल वह धीरे से अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसके टुडी पर किस की। एल रात्रि का ये किस बेहद मदहोश भरा था। रात्रि के हर एक छुअन को महसूस कर सर्वाक्ष का बदन रिएक्ट कर रहा था। एल सर्वाक्ष कसके अपने आंखें बंद कर एक गहरी सांस लिया, फिर उसे खुद से दूर कर वार्डरोब के तरफ जाने को हुआ, लेकिन रात्रि का उसे छोड़ने का मूड कहाँ था। वह उसके बेहद करीब जाकर उसे पहले सोफे पर धकेला, फिर धीरे से अपने कंधे से अपने ड्रेस को नीचे सरकाते सर्वाक्ष के करीब जाने लगी। वही सर्वाक्ष के आंखें छोटी हो गई थी। एल वह घूर कर रात्रि को देखते हुए कहा, अंडरस्को ये क्या कर रही हो तुम, और आजकल तुम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपने बात पूरा भी करता उससे पहले ही रात्रि उसके बेहद करीब झुककर उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक लिया। सर्वाक्ष एकटक उसे ही देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार अब रात्रि के सीने पर जाकर टिक रही थी, क्योंकि ड्रेस को कंधे से नीचे सरकाने से उसके गोरा बदन ज्यादा ही रिवील हो रहा था। सर्वाक्ष अपना थूक निगलते हुए उसके हाथ को हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा। एल वही रात्रि का इरादा तो आज उसे पूरी तरह हिलाकर रखने का था। वह उसके गोद में बैठकर सर्वाक्ष का हाथ उठाकर सीधे अपने सीने पर रखवा दिया। सर्वाक्ष अब उसे ही घूरने लगा था। एल वही रात्रि की होंठों पर बेहद खतिलान मुस्कान बिखरा हुआ था। एल रात्रि सर्वाक्ष के चेहरे पर अपने पतले और गर्म उंगलियां घुमाते हुए
अपने होंठों को सीधे उसके गाल पर रखा, फिर हल्के से प्रेस करते हुए अपने होंठों को सर्वाक्ष के कान के पास गए। सर्वाक्ष के आंखें अब कसके भींच गए थे। वह रात्रि से अपने भारी और कर्कश आवाज में कहा, अंडरस्को डोंट डू दिस बीवी। सर्वाक्ष अपने बात पूरा भी करता उससे पहले ही रात्रि ने उसके ईयरलोब को काटते हुए चूमा। सर्वाक्ष के मुंह से अपने आप आह निकल गया था। वही रात्रि सर्वाक्ष के गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए भारी भारी से किस करने लगी। सर्वाक्ष के हाथ अपने आप रात्रि के कमर में आ ठहरे थे और उसकी उंगलियां रात्रि के कमर पर जोर डालते हुए दबा भी रहे थे। वही रात्रि धीरे धीरे सर्वाक्ष के गर्दन को गिला करते हुए अपने होंठों को सर्वाक्ष के टुडी तक ले आए। सर्वाक्ष का दिल मानो पगालों की तरह धड़कने लगा था। वह खुद को बहकने से रोकने का पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रात्रि का एक एक किस भी उसे अजीब सा प्यास लगा रहा था। वही रात्रि अपने होंठों को सर्वाक्ष के होंठों के करीब ले गई, लेकिन उसके होंठों को छूने के बजाय उसके होंठों के किनारे अपने गुलाबी होंठों को रखकर दबा दिया। सर्वाक्ष के होंठ उसकी हरकत से हल्के से ओ शेप में खुल गए थे। वही रात्रि अपने गर्म सांसों से सर्वाक्ष के पूरे चेहरे को छूते हुए सर्वाक्ष के हाथों पर अपने हाथ रख दिया। क्योंकि रात्रि जैसे जैसे उसे किस कर रही थी वैसे कैसे सर्वाक्ष रात्रि के कमर को दबा रहा था। सर्वाक्ष बेहद नशे से रात्रि को देखने लगा। रात्रि भी उसे बहकाते बहकाते खुद ही बहक चुकी थी। वही सर्वाक्ष उसके कमर पर रखे हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सरकाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा, फिर अपना सर टेढ़ा करते रात्रि के चेहरे पर मदहोशी से चूमने लगा। रात्रि के हाथ उसके हाथों में ही सरक रहे थे। वह फिर सर्वाक्ष के बालों में उंगलियां फिराने लगी। सर्वाक्ष बेहद प्यार से कभी उसके बंद पलकों पर अपने होंठ रखता तो कभी रात्रि की मुलायम सी गालों पर। रात्रि की आवाहें निकल रही थी। वही सर्वाक्ष उसके नाक के नोक को चूमकर उसके होंठों की तरफ बढ़ गया। रात्रि उसके बालों में हाथ चला रही थी, लेकिन अचानक से उसका मुंह बिगड़ गया। वह जल्दी से सर्वाक्ष को खुद से दूर धकेलकर वॉशरूम में भाग गई। अचानक से इस तरह रात्रि का दूर धकेलने से सर्वाक्ष को कुछ समझ नहीं आया था। वह हैरानी से वॉशरूम के तरफ देखने को हुआ कि उसे अंदर से रात्रि की उल्टियां करने की आवाज सुनने लगी। सर्वाक्ष जल्दी से उठकर वॉशरूम में चला गया। रात्रि इस वक्त उल्टी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। सर्वाक्ष उसके पास जाकर उसका पीठ सहलाने लगा। तभी रात्रि अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देख बोली, अंडरस्को अक्ष, मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है। सर्वाक्ष उसके गाल को सहलाते हुए उसे अपने करीब कर बोला, अंडरस्को प्रेगनेंसी में ये सब कॉमन है बीवी। रात्रि का मुंह बिगड़ गया। वह उससे लिपटते हुए रूंधली सी आवाज में बोली, अंडरस्को, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है अक्ष, आप ध्रुव भाई से इसका कोई इलाज क्यों नहीं पूछते। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसे अपने गोद में उठाकर रूम में ले जाते हुए कहा, अंडरस्को मम ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। दूसरी तरफ रिजुल ठाकुर का विला। रिजुल के इस विला को इस वक्त किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जैसे वहां आज कोई जश्न ही मनाया जा रहा हो। वही हाल में इस वक्त एकांश फोन पर किसी से बात करते हुए इधर से उधर टहल रहा था। उसकी नजर बार बार रिजुल के रूम की तरफ भी जा रहा था। थोड़ी देर बाद एकांश कॉल को काटकर सीधे रिजुल के रूम की तरफ चला गया। वही रिजुल ठाकुर इस वक्त किंजल के तस्वीर के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अलग ही चमक नजर आ रहा था। वह आज ज्यादा ही खुश लग रहा था। रिजुल मुस्कुराते हुए किंजल का तस्वीर देख रहा था। वह बोला, अंडरस्को किंजल, आज हमारी बेटी की जन्मदिन है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता सच्चाई जानने के बाद रात्रि कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे अपनाएगी भी या नहीं, लेकिन मैं अब उससे और दूर नहीं रह सकता किंजल। बोलते हुए रिजुल बाहर जाने को हुआ कि तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। वह फिर डोर ओपन करा। व्हाट हैपेंड अंश? सामने खड़े एकांश को देखते हुए रिजुल ने उससे सवाल करा। एकांश के चेहरे पर इस वक्त अजीब से एक्सप्रेशन थे। वह थोड़ा परेशान भी लग रहा था और थोड़ा कंफ्यूजन भी। वह रिजुल से बोला, अंडरस्को स्पाई टीम से पता चला कि क्रियांश जाधव वापस रशिया चला गया है। रिजुल के आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह एकांश से कहा, अंडरस्को आर यू सीरियस अंश? एकांश अपने फोन में उसे कुछ स्क्रॉल करते हुए दिखाया। फिर उससे कहा, अंडरस्को ये सारे तस्वीरें आज सुबह ही लिया गया है, वह लौटा है अंकल। रिजुल ठाकुर के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह बोला, अंडरस्को ही इज ऑलवेज चीटर इन गेम अंश। वह लौटा नहीं, बस एक कदम पीछे लिया है ताकि दुगनी तेजी से आकर अपना मकसद पूरा कर सके। आई नो हिम वेरी वेल, ही इज अ सच बस डी। रिजुल की बात सुन एकांश ने कुछ नहीं कहा। वह थोड़ी देर पहले अपने स्पाई टीम की तरफ से आए इस न्यूज को सच समझा था, लेकिन रिजुल की बात सुन उसे क्रियांश का इस तरह अचानक से रशिया लौटने के पीछे क्या मकसद है अब पता चला था।
वही रिजुल एक तक अपने बीएड पर उंगली फिराते हुए क्रियांश जाधव के बारे में सोच रहा था। क्रियांश कोई लोकल गुंडा नहीं था, बल्कि वह रशिया का माफिया किंग था। लेकिन चाहकर भी वह सर्वाक्ष का सामना नहीं कर पा रहा था। इंडिया आते ही उसने सर्वक्ष को खत्म करना चाहा, लेकिन रात्रि के जिद की वजह से सर्वक्ष फ्रांस पहुंच ही नहीं पाया था। और वह फिर सीधे रात्रि पर हमला करने का सोचा, लेकिन सर्वक्ष रात्रि के आसपास ज्यादा ही हाई सिक्योरिटी मेंटेन कर रखा था। क्रियांश किसी भी तरह से ना रात्रि के करीब बढ़ पाता और ना ही वह सर्वाक्ष का कुछ कर सका, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। खुराना मेंशन। सर्वाक्ष इस वक्त स्टडी रूम में रवीश और ध्रुव से कुछ डिस्कस कर रहा था। तीनों के चेहरे के हाव भाव ज्यादा ही खराब लग रहे थे। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। तीनों की नजर डोर की तरफ गई। तभी रवीश ने कहा, अंडरस्को कौन है? उद्धरण चिन्ह। बाहर इस वक्त सर्वाक्ष का असिस्टेंट खड़ा था। उसने रवीश को जवाब में अपना नाम बताया तो रवीश उठकर डोर ओपन करा तो वह असिस्टेंट अंदर आकर सर्वाक्ष को ग्रीट करते हुए कुछ अपडेट्स देने लगा। सर्वाक्ष अपने रिवॉल्विंग चेयर को इधर उधर घुमाते हुए कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट के बात ही सुन रहा था। वह बोला, अंडरस्को ठीक है, कल सुबह हम सब निकल रहे हैं। रवीश ने कहा, अंडरस्को लेकिन अक्ष भाभी? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को मैं उसे समझाकर दादी और दादू के पास छोड़ आऊंगा। बोलते हुए सर्वाक्ष उठकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। सर्वाक्ष का रूम। बेड पर फैलकर लेटी हुई रात्रि इस वक्त वही फोन चला रही थी। तभी उसे रूम का डोर खुलने की आवाज सुनाई दिया तो वह अपना सर घुमा कर देखी। रूम में ही सर्वाक्ष आ रहा था। रात्रि मुस्कुराते हुए उठकर उससे बोली, अंडरस्को अक्ष यहाँ आइए। सर्वाक्ष उसके बगल में ही जाकर बैठ गया। तभी रात्रि उसके सीने से अपना पीठ टिकाकर उसके दोनों हाथों को अपने कमर में रखा, फिर फोन में ही उसे अपने किए हुए कुछ ज्वेलरी डिजाइन को दिखाने लगी। सर्वाक्ष का ध्यान इस वक्त डिजाइन से ज्यादा रात्रि पर था। वह रात्रि को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन रात्रि का खिलखिलाता चेहरा देख उसका हिम्मत नहीं हो रहा था। वही रात्रि अपने ही धुन में उसे सारे डिजाइन्स दिखाए जा रही थी, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि सर्वाक्ष उसे कुछ कह नहीं रहा है तो वह अपना सर घुमाकर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष उसे ही बेचैनी से देख रहा था। रात्रि अपने आईब्रोज उचकाते हुए उससे पूछी, अंडरस्को क्या हुआ अक्ष? ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने अपना सर हिलाया, फिर उसके हाथ से फोन लेकर साइड में रखते हुए कहा, अंडरस्को तुम जाकर फ्रेश होकर आओ, हम कहीं जा रहे हैं। ये सुन रात्रि ने अपने होंठों का पाउट बनाकर कहा, अंडरस्को नहीं अक्ष, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। सर्वाक्ष उसके टुडी को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को इट्स योर बर्थडे डे सेलिब्रेशन माय लव। रात्रि इस वक्त ज्यादा ही थकान महसूस कर रही थी। आज ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में और उस सुनसान जगह में जो कुछ भी हंगामा हुआ था उससे रात्रि पूरी तरह थक गई थी। वह इस वक्त बेड से भी नीचे उतरना नहीं चाह रही थी। रात्रि सर्वाक्ष से लिपटते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष, मुझे इस वक्त बहुत 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 थकान महसूस हो रही है, मुझे सोना है, आप सुलाए ना प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की बात पर सर्वाक्ष को कुछ समझ नहीं आया कि वह उसे जवाब में क्या कहे। आज रात्रि का जन्मदिन था और नीचे हाल में पूरी तरह डेकोरेशन भी कर केक तकला कर रख दिया था। सर्वाक्ष उसे नीचे ले जाने ही रूम में आया था, लेकिन उसकी बीवी केक कट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं लग रही थी। वही सर्वाक्ष उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, अंडरस्को ठीक है, अभी तुम सो जाओ। सर्वाक्ष रात्रि का पीठ सहलाते हुए अपना सर हेडरेस्ट को टिकाया। वही रात्रि पूरी तरह उसके ऊपर ही लेट गई थी। सर्वाक्ष के बाहों में जाते ही वह लड़की धीरे धीरे नींद में चली गई। वही सर्वाक्ष के दिल और दिमाग में अजीब सा हलचल सा मच गया था। वह अपने मन में बोला, अंडरस्को मेरी जाने की बात सुन। रात्रि जिद करते हुए फिर से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो नहीं नहीं, मैं इस बार रात्रि को ऐसा कोई भी गलत कदम उठाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस लड़की को बताऊं कैसे कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। सर्वाक्ष को काम के सिलसिले कल सुबह ही शहर से बाहर जाना था। उसका जाना भी जरूरी था, लेकिन रात्रि को कैसे समझा कर जाए यह उसे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि पिछली बार जब उसने रात्रि को बिजनेस ट्रिप की बात कही थी तब रात्रि जिद करते हुए उसे रोकने की कोशिश की थी। जब उसने नहीं माना तो रात्रि सीढ़ियों से गिरकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि सर्वाक्ष ना जा सके, और जा भी नहीं पाया था। खुराना मेंशन। रात्रि इस वक्त सर्वाक्ष के ऊपर लेटे लेटे ही सो गई थी। वही सर्वाक्ष उसके बालों में हाथ फिराते हुए अपने किसी सोच में गुम था, या यूं कहे कि वह रात्रि के बारे में सोचते हुए थोड़ा परेशान सा लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद रात्रि कसमसाते हुए अपने आंखें खोलने लगी।
उसका चेहरा इस वक्त सर्वक्ष के सीने में चिपक गया था और उसे नींद में ही महसूस हो रहा था कि सर्वाक्ष अभी भी उसके सर को सहला रहा है। रात्रि धीरे से अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष अपने ही ख्यालों में इस कदर गुम हो गया था कि उसे रात्रि का नींद से जागने का भी खबर नहीं रहा था। वहीं रात्रि एक तक सर्वाक्ष का यूं ही कहीं खोया हुआ सा चेहरा ही देख रही थी। अचानक से उसकी आंखें छोटी हो गई। वह उसे घूरते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को आप ऐसे किसके ख्यालों में खोए हुए हैं? मैं तो यही हूँ, आपके बाहों में हूँ, फिर भी आपका ध्यान मुझ पर नहीं है। क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में? रात्रि के ऐसे शक भरी सवाल सुन सर्वाक्ष अब उसे ही बिना भाव के देखने लगा था। वह फिर उसे उठाकर अपने गोद में अच्छे से बैठाते हुए कहा, अंडरस्को मेरे दिल और दिमाग में हर वक्त चुड़ैल की तरह तुम ही पहरा देती रहती हो बीवी। तुम्हारा ही बदौलत है, तुम्हारी वजह से मुझे किसी और के बारे में सोचने तक का वक्त नहीं मिल रहा है और कोई तुम्हारी डर से मेरे दिल में आ भी नहीं रहा। रात्रि की बाहें तन गए। उसका ये बीस्ट हस्बैंड उससे आखिर कहना क्या चाहता है? वह गुस्से से बोली, अंडरस्को क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के बारे में सोचने के लिए और अपने दिल में किसी और को घुसाने के लिए मेरा परमिशन चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। रात्रि जैसे जैसे सर्वाक्ष से उटपटांग सवाल कर रही थी, वैसे वैसे उसका वह छोटू सा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वहीं सर्वाक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह रात्रि को लेकर वही बेड पर गिरा, फिर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए काटने लगा। अहे आ पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि एकदम से कराह उठी। वही सर्वाक्ष बिना रुके अपने हरकत ऐसे ही जारी रखते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए काटने लगा। रात्रि का चेहरा पूरी तरह चिढ़ गया था। वह गुस्से से उससे दूर धकेलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सर्वाक्ष को हिला पाना भी उसके लिए कहाँ मुमकिन था। वह मुंह फुला कर ऐसे ही उसे घूरने लगी। वही सर्वाक्ष को उसे ऐसे सताने में बड़ा ही मजा आ रहा था। वह उसे ऐसे ही थोड़ी देर सताता रहा, फिर वह शांत होते हुए कहा, अंडरस्को दादू दादी कब से तुम्हारा ही नीचे इंतजार कर रहे हैं। रुक्मणी और भावेश का नाम सुनते ही रात्रि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वह सर्वाक्ष को घूरते हुए बोली, अंडरस्को अच्छा हुआ दादू दादी यही है, मैं अभी जाकर उनसे आपके सारे कारनामे बताती हूँ। कारनामे? सर्वाक्ष उसे ही सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। तभी रात्रि उसे खुद से अलग कर उठते हुए बोली, अंडरस्को हाँ कारनामे। आजकल आपका गुस्सा मुझ पर ज्यादा ही फूट रहा है और अभी अभी आप कह रहे थे कि आपको मेरी वजह से किसी और के बारे में सोचने तक का भी वक्त नहीं मिल रहा है। मतलब आप अब किसी और को चाहने लगे हैं, राइट? मैं अभी दादी दादू से आपका बैंड बजवाती हूँ। बोलते हुए रात्रि अपने कपड़े ठीक की फिर रूम से बाहर चली गई। वही सर्वाक्ष एक तक उसे ही जाता हुआ देख रहा था। रात्रि की इतनी सारी बकवास सुन उसका सर अब घूमने लगा था। उसने अपना सर झटकाया, फिर क्लोजेट रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह भी नीचे चला गया। वहीं नीचे हाल में माहौल इस वक्त ज्यादा ही खुशनुमा था। पूरे हाल को इस वक्त हर कलर के बलून से डेकोरेट किया गया था और इस वक्त एक बड़े से केक के सामने खड़ी रात्रि को रुक्मणी गले में कुछ पहना रही थी, जिससे रात्रि का चेहरा ज्यादा ही खिलखिला रहा था। वहीं ध्रुव और रवीश उनके थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे। वह दोनों सिर्फ रात्रि को ही देख रहे थे। तभी रवीश ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, अंडरस्को भाभी इतना खुश लग रही है, मतलब अक्ष ने उन्हें जाने की बात अभी तक नहीं बताई। ध्रुव ने अपना सर सहमति में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ, वरना यह इतना खुश कैसे नजर आती। उद्धरण चिन्ह। तभी उन दोनों की नजर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहे सर्वाक्ष पर गई। सर्वाक्ष अपने दोनों हाथ को जेब में रखकर रात्रि को देखते हुए ही नीचे आ रहा था। वह फिर ध्रुव और रवीश के बगल में ही जाकर खड़ा हुआ। तभी रवीश ने उससे पूछा, अंडरस्को तुमने भाभी को अभी तक जाने की बात नहीं बताई। सर्वाक्ष ने उसे एक नजर देखा, फिर अपना सर नामे हिलाकर कहा, अंडरस्को नहीं। रवीश उससे आगे कुछ कहने को हुआ कि तभी वहां एक गार्ड आकर उनसे कहा, अंडरस्को बॉस रिजुल ठाकुर आपसे मिलने घर आए हैं। ये सुन रवीश और ध्रुव एक तक सर्वाक्ष को देखने लगे। वही सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से डार्क हो गया था। उस दिन पार्टी में सर्वाक्ष रिजुल को ही नोटिस किया था, क्योंकि रिजुल और एकांश की नज़र सिर्फ रात्रि पर टिका था और जब वह उनसे बात करने सोचा तो वह दोनों प्रियांश जादव से मिलने लगे थे। पूरे पार्टी के दौरान उन तीनों का आपस में बात करने में ही वक्त निकल गया था और सर्वाक्ष को उससे किसी भी तरह बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। और उसके अलावा भी सर्वाक्ष ने पार्टी के बाद रिजुल के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था।
जो उसके और रात्रि से जुड़ा हो एल, लेकिन सर्वाक्ष को इतना अंदाजा हुआ था कि रिजुल रात्रि से अब मिलने की कोशिश जरूर करेगा और उसका अंदाज आज सही भी निकाला था। सर्वाक्ष अपने गार्ड से कहा, अंडस को उन्हें स्टडी रूम में ले जाओ और ध्यान रहे, गलती से भी उनकी नजर रात्रि पर ना जाए, समझे। उद्धरण चिन्ह। गॉड ने अपना सर हिलाया और वहां से सीधे बाहर चला गया। एल वही रवीश और ध्रुव सर्वाक्ष को ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। वही सर्वाक्ष को समझ आ गया था कि वह दोनों उससे क्या जानना चाह रहे हैं। उसने कहा, अंडस को हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बोलते हुए सर्वाक्ष रात्रि के पास गया। रात्रि भावेश और रुक्मणी के साथ अभी भी बातें ही कर रही थी। सर्वाक्ष ने कहा, अंडस को अगर अपनी बकवास बातों से फुर्सत मिली हो तो केक कट भी करना चाहोगी। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की ताने भरी बातें सुन रात्रि अपने कमर में दोनों हाथ रखकर उसे घूरने लगी। एल रुक्मणी और भावेश भी सर्वाक्ष को रात्रि जैसे ही घूरने लगे। उनका ये पोता इतना खड़ूस क्यों है? लेकिन सर्वाक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने टेबल पर रखे हुए नाइफ उठाया, फिर रात्रि की तरफ बढ़ाते हुए आंखों से ही इशारा कर कहा कि अब केक कट करे। रात्रि उसे घूरते हुए ही नाइफ ली और केक काटने लगी। सर्वाक्ष उसके लिए ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता था, लेकिन रात्रि आज ज्यादा ही थकी हुई थी और ऊपर से उसे पैनिक अटैक आने से वह चाहता था कि रात्रि सिर्फ रेस्ट करे और उसे रेस्ट की सख्त जरूरत भी थी। रात्रि ने केक काटा, फिर केक का टुकड़ा लिए पहले रुक्मणी और भावेश को खिलाया, फिर सर्वाक्ष को खिलाने के बजाय सीधे वह ध्रुव और रवीश के पास चली गई और उन्हें केक खिलाकर उनसे गिफ्ट ली। भावेश और रुक्मणी की तरफ से उसे पहले से ही गिफ्ट मिल गया था। एल वह मुड़कर नाराजगी से सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष ने उसे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया था, बस रात को उसने सबसे पहले विश किया था। सर्वाक्ष अपने जेब में दोनों हाथ रखकर बस उसे ही देख रहा था। एल वह खुद ही बढ़कर केक का टुकड़ा लिया, फिर रात्रि के करीब जाकर उसे खिलाया। रात्रि फिर उसके हाथ से ही उसे केक खिलाई। सर्वाक्ष फिर अपने हाथ साफ करते हुए कहा, अंडस को मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से बोली, अंडस को मेरा गिफ्ट कहाँ है अक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष के कदम रुक गए। वह मुड़कर रात्रि की तरफ देखने लगा। वही रात्रि का पूरा चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। एल वह मुड़कर रुक्मणी और भावेश से बोली, अंडस को देखा दादू दादी, यह मुझे गिफ्ट तक नहीं दे रहे। आज इनके साथ मेरे पहला जन्मदिन है, लेकिन इनसे ठीक से विश भी नहीं किया गया। बोलते हुए रात्रि शिकायत भरी नजरों से सर्वाक्ष को देखने लगी। तभी सर्वाक्ष उसके करीब आते हुए कहा, अंडस को मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, वह काफी नहीं है तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। गिफ्ट? आप कितने झूठे हैं अक्ष, कुछ दिन पहले आपने मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। सर्वाक्ष की बात पर रात्रि गुस्से से बोली। वही सर्वाक्ष की नजर अब रात्रि के टमी पर टिका था। वह उसके बेहद करीब आकर उसके टमी पर हाथ रखते हुए कहा, अंडस को ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वही भावेश ने कहा, अंडस को बेशर्म कहीं का, पूरी तरह यह मेरे नालायक निकम्मे बेटे पर गया है। भावेश की बात सुन ध्रुव और रवीश की हंसी छूट गई। वही रुक्मणी बोली, अंडस को सही कह रहे हैं आप, वह नालायक भी ऐसे ही बहू को सताया करता था। सर्वाक्ष को ऐसे ही डांट लगाते हुए वह दोनों अपने रूम की तरफ चले गए। वही रात्रि का चेहरा लाल हो गया था। वह सर्वाक्ष के हाथ को अपने टमी से हटाकर थोड़ा हकलाते हुए बोली, अंडस को आप बहुत बेशर्म है अक्ष, जाए आप। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि अपने रूम की तरफ भाग गई। वही सर्वाक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह एक नजर रवीश और ध्रुव को देख सीधे स्टडी रूम चला गया। रवीश भी सर्वाक्ष के पीछे स्टडी रूम की तरफ चला गया। एल वही ध्रुव का फोन जो साइलेंट मोड में था, वह लगातार रिंग हो रहा था। ध्रुव ने फोन चेक किया, फिर कॉल काटकर सीधे मेंशन से बाहर चला गया। स्टडी रूम। सर्वाक्ष अपने दोनों हाथ जेब में रखकर बेहद ठंडेपन से सामने खड़े रिजुल ठाकुर और एकांश को देख रहा था। एल वही उसके सामने खड़े रिजुल ठाकुर और एकांश के हाव भाव भी नर्म नहीं थे। एल वह दोनों भी सर्वाक्ष को उसी नजरिया से देख रहे थे जिस नजरिया से सर्वाक्ष उन्हें देख रहा था। तभी वहां रवीश भी आया। रिजुल ठाकुर ने कहा, अंडस को मुझे अपनी बेटी से मिलना है। सर्वाक्ष की आईब्रोज सिकुड़ गए। तभी रिजुल ने आगे कहा, अंडस को तुम्हारी बीवी रात्रि मेरी बेटी है मिस्टर खुराना, मैं यहाँ अपनी बेटी रात्रि रिजुल ठाकुर से मिलने आया हूँ। सर्वाक्ष एक टक रिजुल को देख रहा था। एल उसे रिजुल की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। एल होगा भी कैसे?
सर्वाक्ष ने पार्टी में जब से रिजुल को क्रियाश जाधव के साथ देखा था तब से सर्वाक्ष ने यही समझ लिया था कि रिजुल क्रियाश से जुड़ा हुआ है और क्रियाश का मकसद तो सर्वाक्ष को अच्छे से पता था। वह रात्रि को पाना चाहता था और उसके करीब आना चाहता था, लेकिन सर्वाक्ष के रहते ये कभी मुमकिन नहीं था। वहीं सर्वाक्ष को कुछ भी ना कहता देख रिजुल ने कहा, अंडरस्को रात्रि कहाँ है मिस्टर खुराना? आज उसका जन्मदिन है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी रवीश ने कहा, अंडरस्को माफिया डॉन के मुंह में ऐसी झूठ शोभा नहीं देते मिस्टर ठाकुर। रिजुल की हाथों की मुट्ठी भींच गए। वही एकांश का चेहरा भी गुस्से से भरा था। वह बोला, अंडरस्को हम यहाँ रात्रि से मिलने आए हैं, आप लोग उन्हें बुला रहे हैं या हम? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का हाव भाव अब तक ज्यादा ही सर्द हो गया था। वह अपना सर टिड़ाकर अपने गर्दन मसलते हुए रिजुल से ठंडे लहजे में कहा, अंडरस्को जैसे आए हैं वैसे जाएंगे या मुझे अपने गार्ड्स का मदद लेना पड़ेगा मिस्टर रिजुल ठाकुर? रिजुल ठाकुर के गुस्से से दांत भींच गए। दूसरी तरफ ध्रुव का कार आकर मीरा के अपार्टमेंट के सामने रुका। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे ध्रुव ने एक नज़र मीरा के रूम की तरफ देखा। मीरा इस वक्त बार बार उसी को कॉल ट्राई करते हुए बालकनी में इधर से उधर टहल रही थी। उसका चेहरा इस वक्त चिढ़ा हुआ था क्योंकि वह कब से ध्रुव को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव उसके कॉल को कभी इग्नोर कर रहा था तो कभी काट रहा था। एक बार मेरा कॉल पिक करते तो इनका क्या जाता? कब से ट्राई करते हुए परेशान हो रही हूँ और यह है कि कभी कॉल को इग्नोर करते तो कभी काटते। मीरा बड़बड़ाते हुए इधर उधर टहल रही थी कि तभी उसे बालकनी में कुछ कूदने की आवाज सुनाई दिया। मीरा रुककर आसपास देखने को हुई कि तभी पीछे से ध्रुव आकर उसके मुंह पर हाथ रखा, फिर उसे उसके रूम में ले गया। ममाम। डर के मारे मीरा उससे छुटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन ध्रुव का परफ्यूम स्मेल से उसे लगने लगा कि वह ध्रुव ही है। और मीरा अब ध्रुव का छुअन को अच्छे से पहचानने लगी थी। वह धीरे धीरे शांत होने लगी। वह फिर उसके तरफ मुड़ने को हुई कि तभी ध्रुव उसे कमर से पकड़कर पीछे से ही अपने आप से चिपका कर उसके मुंह से अपना हाथ हटाया, फिर उसके गाल पर जोर से चूमा। ध्रुव की इन हरकतों से मीरा एक पल के लिए अपने जगह में ही जम गई थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से भर गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।